नमस्कार। आज संसद का विंटर सेशन खत्म हो गया, यानी शीत सत्र खत्म। पॉलिटिकल शीत युद्ध शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में होंगे। मोदी अभी अभी गोवा से लौटे हैं, कल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। जनवरी में पंजाब फतेह करने का प्लान है। मोदी की पूरी वॉर मशीन रेडी हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। उत्तराखंड से भी नहीं है, गोवा से भी नहीं है, पंजाब से भी नहीं है। पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से चुनाव के रुझान आ गए हैं। क्या 22 से पहले ही मोदी का पलड़ा भारी है? क्या मोदी ने 5-0 की लीड ले ली है? उत्तर प्रदेश से पंजाब और उत्तराखंड से गोवा तक आज की पॉलिटिकल खबरें क्या हैं और इनमें कौन सा मैसेज छिपा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। संसद परिसर से मोदी विरोधियों के गद्दे उठ गए, सियासत नहीं उठी। विंटर सेशन का लास्ट डे, लास्ट शो, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, शिवसेना सारे इकट्ठे आए, साथ में फोटो खिंचवाई। दिल्ली में जो हो रहा था सब कैमरे के लिए हो रहा था। मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। Bapuji, father of our nation, please give us justice. Give us justice. Give us मगर मैदान तो दिल्ली से बाहर गर्म हो रहा है। सियासी खेला तो अलग अलग लोकेशंस पर चल रहा है। यूपी के सोनभद्र से योगी सारे विरोधियों को झटके दे रहे हैं। राहुल केरल में पॉलिटिकल टूर पर हैं। केजरीवाल गोवा में माहौल बना रहे हैं। दीदी नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, कैमरे पर बहुत कुछ कहते हैं, मगर कैमरे के पीछे कोई और ही खेला चल रहा है। कांग्रेस इस बार राहुल वाला गेम खेल रही है और राहुल केरल पहुंचे हुए हैं। प्रियंका यूपी में जमीन रेडी कर रही हैं, मगर उत्तराखंड में हरीश रावत ने आला कमान के साथ ही खेला कर दिया है। दीदी शरद पवार के खेमे के साथ पॉलिटिकल सेटिंग कर रही हैं। केजरीवाल गोवा में दीदी को चैलेंज कर रहे हैं। सब के सब सारे मोदी विरोधी आपस में ही उलझे पड़े हैं। 22 और 24 की लड़ाई इस बार आमने सामने की है ही नहीं। मोदी के खिलाफ कोई महागठबंधन ही नहीं है। मोदी के सामने सारे विरोधी बढ़ चुके हैं। तो क्या यूपी से लेकर पंजाब तक, गोवा से लेकर उत्तराखंड और मणिपुर तक ये लड़ाई मोदी के फेवर में 5-0 की होगी? क्या मोदी यूपी भी जीतेंगे? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड से मणिपुर तक पहुंचेंगे? क्या 22 का चुनाव 24 के पहले का सेमीफाइनल होगा? बस कुछ घंटों का इंतजार। मोदी एक बार फिर वाराणसी में होंगे। 870 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ये वाराणसी को ट्रांसफॉर्म करने वाले 360 डिग्री प्रोजेक्ट्स होंगे। गेम ऑन है, माहौल सेट है। यूपी के सोनभद्र में योगी ने आज ट्रेलर दिखाया है। कल वाराणसी में पूरी फिल्म दिखाई देगी। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद और अनुकंपा मिलती है और प्रदेश सरकार जब सहयोगी बनती है, दोनों एक पार्टी और एक विचारधारा की सरकार जब साथ कार्य करती है, तो डबल इंजन की सरकार डबल कार्य और कई गुना कार्य की सौगात भी जनता को देती है। यूपी का समीकरण सिंपल है। ये मोदी योगी की टीम बनाम प्रियंका अखिलेश का मैच है। मायावती फिलहाल कहीं भी नहीं दिख रही। बीजेपी अभी भी हॉट फेवरेट है। कांग्रेस भले ही हमलावर हो, सोशल मीडिया पर फायर हो, मगर फैक्ट यही है, हर सर्वे का इशारा है, यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, मोदी ही कर्मयोगी हैं। फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी,
वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। खेला तो पंजाब में भी होना तय है। अब की बार कुछ अलग होने के संकेत हैं। कैप्टन के साथ अलायंस बन रहा है। पंजाब के वोटर्स का मूड बदल गया है। यहां पर भी मोदी फैक्टर है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका लगना तय है। जनवरी महीना लॉक कर लीजिए। जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में मोदी पंजाब में एक मेगा पॉलिटिकल शो करेंगे। पीएम की रैली से बीजेपी गठबंधन पंजाब में चुनाव प्रचार की ऑफिशियल लॉन्चिंग करेगी। इस बार पंजाब में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में होगी। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ गई हैं। बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और सुखदेव सिंह ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन होगा। पंजाब की 117 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन की पार्टी को 30 से 35 और ढींडसा की पार्टी को 10 से 15 सीटें दी जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। इसका एक हिंट कुछ घंटों पहले ही मिला है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कैप्टन के करीबी और फॉर्मर कैबिनेट मंत्री राणा सोनी बीजेपी में आ चुके हैं। राहुल के साथ वाली तस्वीर पुरानी हो गई है। अब अमित शाह के साथ वाली तस्वीर पंजाब में ट्रेंड कर रही है। इस बार पंजाब के लिए बीजेपी ने नया नारा तैयार किया है। नवा पंजाब भाजपा देना, यानी नया पंजाब भाजपा के साथ का मंत्र दिया है। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी इस नारे को हाई पिच पर लेकर जाएंगे। रही बात राहुल की, तो अभी कांग्रेस ने पंजाब में उनका शेड्यूल भी फिक्स नहीं किया है। आएंगे, राहुल जी भी आएंगे पंजाब में। आने वाले चंद दिनों में उनका प्रोग्राम फाइनल होगा। राहुल जी कैंपेन शुरू उनके ही आने से होगा और मैं समझता हूँ जल्दी उनका प्रोग्राम पंजाब का बनने जा रहा है। वैसे किसान आंदोलन में राजनीतिक फसल उगाने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इस बार मैदान में है, लेकिन उनकी एंट्री का सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी को भरोसा है कि इससे किसान वोट बटेंगे और कांग्रेस को नुकसान होगा। तीनों कृषि कानूनों का वापस होना भी एक फैक्टर है। इससे पंजाब का माहौल बदला है। बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा। इन सबके मद्देनजर बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। 22 में अगली सरकार उसके बिना ना बने। कांग्रेस के लिए संकट के बादल उत्तराखंड में भी मंडराने लगे हैं। गांधी खानदान के करीबी हरीश रावत ने आज बड़ा बम फोड़ दिया है। इशारों में टॉप लीडरशिप की क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हुआ है। यानी पंजाब में जो खेला कैप्टन के साथ हुआ, उत्तराखंड में वही खेला रावत के साथ हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस में स्वत भूकंप मचा है। मैसेज 10 जनपद तक पहुंचा है, मगर हरीश रावत झुकने को रेडी नहीं है। आज वो 3 बार कैमरे पर आए, सवाल तो सुना, जवाब नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि फिलहाल एंजॉय कीजिए। सीएम साहब, आपने ना एक पोस्ट लिखी है और सीधे तौर पे आपने बहुत बड़े कटाक्ष किए हैं। आपने कहा है कि संगठन के लोग या तो मुंह फेर ले रहे हैं या नकारात्मक कार्य कर रहे हैं। आपका मैसेज किसकी ओर है? और आप कह रहे हैं कि मन करता है कि बैठ जाऊं, फिर मन से आवाज आती है। क्या हरीश रावत आला कमान को मैसेज दे रहे हैं? क्या है इसका पूरा मतलब, क्या है सर? जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, इसलिए मेरे लिए और राज्य के लिए जो उपयोग की चीज है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आपने कहा संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, आपको क्या लगता है किसके इशारे पे? रावत जी आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर 2 शब्द बोल दीजिए सर। ठीक है सर क्यों लिखा? मैं तो आपको सामने से देख रहा था। सामने से। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। हरीश रावत के एक ट्वीट ने उत्तराखंड में कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विश्लेषक अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, मगर अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान और हरीश रावत में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में लाने में उनका बड़ा भारी योगदान है।
जब आम कार्यकर्ता में, जनता में ये धारणा हो कि हमारे सबके नेता हरीश सावत हों, ऐसे अवसर पर यदि राहुल जी जो हम सबके नेता हैं उनकी रैली में हरीश सावत जी के पोस्टर होल्डिंग हटाए जाते हों, यदि मंच से राज्य आंदोलनकारियों को मंच से उतारा जाता हो, और वो भी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, जो कि हमारे प्रभारी हैं, हम प्रभारी जी का बहुत सम्मान करते हैं। और प्रभारी कोई भी पार्टी के प्रभारी होते हैं, उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। यदि प्रभारी महोदय ही किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हो जाएं जिसमें कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न की जाती हो, हरीश सावत जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का रास्ता रोका जाता हो, तो निश्चित रूप से प्रभारी जी की भूमिका भी संदेह में है। पंजाब और उत्तराखंड के बाद आपको गोवा लेकर चलते हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए इस बार वहां 3 फ्रंट की चुनौती है। एक खेमा दीदी का है, दूसरा खेमा राहुल का है, तीसरा खेमा केजरीवाल का है। तीनों मोदी से लड़ने गोवा पहुंचे हैं, मगर आपस में ही भिड़ गए। ज्यादा दिन नहीं बीते, 10 जनपद पर दीदी सोनिया गांधी और राहुल के साथ हाय हेलो कर रहे थे, मगर आज उसी टीएमसी के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के द एंड और डेड एंड वाले पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। गुलदस्ते का लेन देन तो दीदी और केजरीवाल के बीच भी हुआ था, मगर गोवा पहुंचते ही मोदी के 2 दुश्मन जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज केजरीवाल ने की। गोवा में टीएमसी को आउट ऑफ रेस बता दिया। मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नज़रों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नज़रों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। दीदी को जैसे ही पता चला, केजरीवाल की फोटो के साथ टेक्स्ट चिपका डाला कि गोवा को तय करने दो किसे सीरियसली लिया जाए। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जिस तरह सारे मोदी विरोधी आपस में ही तू मैं कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि 22 का पॉलिटिकल स्कोर मोदी के फेवर में 5-0 होने वाला है। अभी तो मोदी सिर्फ यूपी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जनवरी में जब मोदी पंजाब से अपना मेगा पॉलिटिकल शो लॉन्च करेंगे तो सारे विरोधियों के खेमे को डेंट लगना तय है। और उधर महाराष्ट्र की सियासत में आज सवालों की बौछार हो गई। सबसे बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत कैसी है। मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में विरोधियों ने पूछा, साथियों ने पूछा, दिल्ली में संजय राउत से भी बात की। मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में क्लियर जवाब नहीं मिला किसी की तरफ से भी। हमने भी इस सवाल की पूरी पड़ताल की। जिस सवाल का जवाब नेताओं को नहीं पता, उस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। 45 दिन हो गए हैं, दफ्तर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार बिना सीएम के चल रही है। तमाम सवाल, तमाम अटकलें लग रही हैं। विंटर सेशन शुरू होना था, तब डिप्टी सीएम आए, सभी अटकलों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्र्यांची तब्येत चांगली आहे। मुख्यमंत्री आज वर्षावर पण आलेले होते। त्या दिवशी मुख्यमंत्री महोदय विधिमंडळामध्ये आलेले होते। वरच्याही सभागृहात गेले, खालच्याही सभागृहात गेले। आता आम्ही सगळे मंत्री उपस्थित राहण्याच्या सूचना त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना दिल्या। उद्याच्याला मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची पण बैठक ही 9 वाजता विधिमंडळामध्ये लावायला सांगितलेली आहे। त्यात बाळासाहेब थोरात हे सांगितलं ना उपस्थित राहणार आहेत म्हणून, काय आता स्टॅम्पवर लिहून देऊ। दावा किया था सब ठीक है, आज सरकार की मीटिंग में उद्धव ठाकरे आएंगे, लेकिन सुबह 9 बजे की मीटिंग तो हुई, सब आए। आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, शिवसेना के छोटे बड़े मंत्री विधायक आए, एनसीपी और कांग्रेस के विधायक आए, लेकिन आज फिर मुख्यमंत्री नहीं आए। माननीय उद्धव जी की प्रकृति अब स्वस्थ है और किसी भी समय वो विधानसभा के इस पूरे कैंपस में आकर विधिमंडल में आ सकते हैं। यानी कह रहे आप आ जाएंगे मुख्यमंत्री चाहे जो हो जाए? बिल्कुल आएंगे। डिप्टी सीएम की ही बात नहीं, शिवसेना के नेताओं का भी दावा था कि सीएम आ रहे हैं, लेकिन सीएम नहीं आए। उसके बाद बीजेपी आई और इस मुद्दे को बीजेपी ने जो एंगल दिया वो आज महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई।
ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है? तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और तो स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा ऐसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। तो नहीं दे रहे तो आदित्य पर भी विश्वास नहीं। मगर बीजेपी ये सब क्यों कह रही है, ये भी समझना जरूरी है। वैसे बीमारी के नाम पर ऐसी सियासत पहली बार दिखाई दी है, लेकिन सियासत में सब जायज होता है। शिवसेना से दोस्ती टूटने का झटका सबसे ज्यादा उसे ही लगा था, इसलिए उसने ये दांव चला कि उद्धव को सीएम की कुर्सी बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि ना गठबंधन के साथियों पर भरोसा है और ना ही अपने परिवार पर। लेकिन महाविकास अघाड़ी को ये बीजेपी की फूट डालने की साजिश लगी, इसलिए उद्धव की ढाल बनकर पूरी अघाड़ी खड़ी हो गई। अभी महाविकास आघाड़ी के नेता होने के कारण क्या डिसीजन करना नहीं करना, किसी को अपना अधिकार देना नहीं देना, ये टोटली माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी का अधिकार है। ऐसा किसी ने किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए ये वो तय करेंगे। बात रही उनके जो बीमार है उसकी, क्या आदमी बीमार नहीं हो सकता है? क्या इंसान बीमार नहीं होता है? क्या अपना बाप अपनी माँ कभी बीमार नहीं होती, अपना बेटा कभी बीमार नहीं होता है? वो लगातार हमारे मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें उपस्थित होते हैं। वो विधानसभा में आके भी गए, जब वक्त आएगा तो विधानसभा में जरूर आएंगे। ऐसा है कि सरकार चलाना सरकारी पक्ष का काम है, उसने क्या करना है ये तुम सिर्फ ट्वीट करते रहो, बस ट्वीट करने का अधिकार तुम्हारा है, सरकार चलाने का अधिकार हमारा है। लेकिन कहा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं है, सीएम भी गायब है, जनता की समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है, कर्मचारी जो है ऐसा है कि जनता की समस्या सुनने के लिए हर विभाग का मंत्री उपस्थित है। मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है। तो आपको अगर लोगों की चिंता है तो हर मंत्री, हर विभाग का मंत्री वहां पे उपस्थित है, तो फिर काहे की चिंता है आपको? जब तक ये जल्द स्वस्थ हो जाए इसी कामना सब कह रहे, लेकिन उनका जब तक वो नहीं आते तब तक उनका चार्ज किसी और को दिया जाए। आपकी पार्टी में तो दो ऐसे बड़े नेता हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभव भी काफी ज्यादा आपकी पार्टी के नेताओं को। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में जाते नहीं, देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में नहीं जाते। सबसे कम जाने वाले प्रधानमंत्री जो लोकशाही को मानने वाले नहीं है, वो एक नरेंद्र मोदी के रूप से बीजेपी ने बनाया है। जब उनके बारे में ये बोल नहीं सकते, इनको ये राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? एकदम सिंपल है, अपन ने पहले अच्छा करना और फिर दूसरे को बताना, अपन ही गलत करना और दूसरे को आरोप लगाना, ये जो नीति है वो गलत है। उद्धव ठाकरे की तबीयत पर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल उद्धव ठाकरे पिछले कई महीनों से गर्दन के दर्द से जूझ रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिछले महीने 10 नवंबर को उद्धव ठाकरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 नवंबर को उद्धव ठाकरे के सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक है, बहुत जल्द उनकी फिजियोथेरेपी भी शुरू हो जाएगी और वो जनता के बीच आ सकते हैं। लेकिन कई दिनों बाद तक भी उद्धव ठाकरे न तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही उन्हें किसी सार्वजनिक जगहों पर देखा गया। और इसी के बाद से सवाल खड़े होने लग गए कि आखिर उद्धव ठाकरे को क्या हुआ है। और इन्हीं बातों को लगातार विपक्ष उठा रहा है। उनका यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को फिलहाल वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में वो अपना चार्ज किसी और को दे दे, किसी और को जो है जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर
ठीक नहीं हो जाते तब तक अपना चार्ज किसी और को दे। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी फैसला सरकार द्वारा नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से एक ही बात बार बार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से ठीक है। जब वो बीमार थे तब भी काम कर रहे हैं और अब भी जब वो अपने घर पर विधानसभा में नहीं आ रहे तब भी वो लगातार सभी कामों पर नजर रखे हुए हैं और हर काम का जायजा ले रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया जिसका असर दिल्ली तक हुआ। बीजेपी को जोरदार जवाब उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद संजय राउत ने दिया। सर, उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा किसी और को उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आप सब लोग मुंबई में आइए, जिनके मन में कुछ शंका है मैं आपको मुंबई में आने का न्योता देता हूँ। आप आइए मुंबई में, हम उद्धव जी से मिलेंगे। आप देखिए तबीयत क्या है उनकी। ये लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, बीजेपी वालों की, महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारी सरकार की भी तबीयत ठीक है और मुख्यमंत्री की भी ठीक है, तो इसलिए उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। लगता है उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा अभी सबको। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर उद्धव जी को किसी पर भरोसा नहीं है, कम से कम अपने बेटे यानी आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दें। ये चंद्रकांत पाटिल जी कौन है? अपने पार्टी की तरफ देखिए। हमारे पार्टी में हमारे सरकार को क्या करना हम देखेंगे, हम सक्षम हैं। आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है, आप वो काम ठीक से करिए। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि सिर्फ संजय राउत ही बोलते हैं। मैं ही बोलूँगा, मैं पार्टी का नेता हूँ, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये दी है। मैं उद्धव ठाकरे जी का मित्र हूँ, सब कुछ हूँ, पार्टी हमारी है। आप अगर हम पर हमले करेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे बोलने की क्षमता है और आप मेरी बात सुनते हो, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं ही ठोक दूंगा ना आपको। आप मुझसे डरते हो, मुझे मालूम है। क्या आपसे दिक्कत है क्या उनको, नेता बीजेपी नेता? मेरे से दिक्कत है, क्योंकि बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की, हमें डिमोरलाइज करने की। हमारे फैमिली के ऊपर, मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगाए, झूठे मूठे, ईडी, ये वो सब, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। ठाकरे की तबीयत के बहाने सियासत करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। बिना इंजन की गाड़ी से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है, ये बात शिवसेना प्रमुख जानते हैं, इसलिए चाबी अपने हाथ पे रखे हुए हैं। एक पक्ष ये भी है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जिम्मेदारी दूसरे को सौंपना गलत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास विकल्प कई हैं। आदित्य ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे को यह लग सकता है कि शिवसेना में आदित्य ठाकरे सीएम के बेटे हैं और मंत्रिमंडल में सबसे जूनियर हैं। अब आदित्य को सीएम बनाया जाता है तो सीनियर नेता बगावत कर सकते हैं, जिसमें सीनियर नेता एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई जैसे नेता हैं जो सीएम बनने का ख्वाब पहले से ही देख रहे हैं। ऐसे में दूसरा विकल्प पत्नी रश्मि ठाकरे हो सकती हैं, जो फिलहाल सामना अखबार की संपादक है। पर्दे के पीछे रहकर रश्मि पति उद्धव को सलाह देती रहती हैं, रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं और रश्मि पर शिवसेना में सहमति भी बन सकती है। वैसे उद्धव ठाकरे का संदेश संजय राउत बता चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हवा देना चाह रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम उछालना भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। अमेरिका में विदाउट गियर और विदाउट ड्राइवर की गाड़ी का रिसर्च हुआ। 160 देशों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विश्व में जनतंत्र है। ये हमारा अकेला जनतंत्र है महाराष्ट्र का, जहाँ का अधिवेशन अध्यक्ष के बिना और मुख्यमंत्री के बिना हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि इतना खुर्ची पे प्रेम अच्छा नहीं होता। हाँ, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपके सहकारी भी आपके साथ विश्वासघात करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे। विश्व की परंपरा है, जहाँ जहाँ जनतंत्र है, जब आप काम करने में कष्ट होता है या अड़चने आती है तब पद दिया जाता है। शरद पवार साहब भी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटनाएं हुई ना, वो कहीं विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने चार्ज अपने सहकारी को दिया था। तो पवार साहब का बाकी मार्गदर्शन बाकी विषयों में चलता है, तो ये विषय में पवार साहब का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए ना। लेकिन चार्ज न देना क्या वजह हो सकती है? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं और क्या है। उनको डर लगता है कि जैसा अपन ने बीजेपी के साथ और जनता के साथ जो किया है, बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहाँ से आए। कल जाके अगर अजित दादा को चार्ज दे दिया और फिर से अजित दादा ने कह दिया, कुछ गड़बड़ किया कि मैं चार्ज नहीं छोड़ता, मुझे किसी का समर्थन है, तो गड़बड़ हो जाती है।
उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री पद से हट गए और बेटे और पत्नी को सीएम पद देते भी हैं, तो चुनौती बढ़ सकती है। अभी तक उद्धव ने बड़ी ही सटीक रणनीति के तहत एनसीपी कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन अगर उद्धव सीएम नहीं रहे तो एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना पर डोमिनेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में 2 पूर्व सीएम हैं, धोरात जैसे बड़े नेता हैं, एनसीपी में अजित पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल सहित कई अन्य बड़े नेता हैं। इन दोनों ही दलों के पास 15 वर्षों तक सत्ता चलाने का अनुभव है। पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, मुख्यमंत्री नहीं आया आज, क्या कहें? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं आए, तबीयत उनकी फिजियो हो रही है, लेकिन ठीक है। वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा मैं समझता हूँ तजर्बा हाउस चलाने का अजित पवार साहब को। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन शरद पवार साहब पिछले कई सालों से ज़माने से हाउस चलाने का पूरा जानते हैं, उनकी पूरी टीम चला रही है और हम दुआ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जल्दी अच्छे हो जाए, आ जाएँ। बीजेपी का कहना है कि चार्ज अजित पवार के हाथों में क्यों नहीं देना चाहते ऐसी स्थिति में? अब ये तो वो समझेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चार्ज अजित पवार साहब के हाथ में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो पहले से ही, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो सारा काम तो कर ही सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में क्या चल रहा है वो लगभग क्लियर है, लेकिन बीजेपी को एक उम्मीद जरूर बनी है। बीजेपी को लग रहा है कि उसके लिए भी मौका बन सकता है। पवार उद्धव की केमिस्ट्री मुख्यमंत्री को लेकर बिगड़ सकती है। बीजेपी एक बार फिर से जोड़ तोड़ को बढ़ावा दे सकती है। उद्धव ठाकरे पद से हटते हैं तब बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने के अपने मंसूबों को कामयाब करने की दिशा में फिर एक बार शायद कदम बढ़ा सकती है। इसके अलावा मौजूदा समय में शिवसेना में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसका कद उद्धव ठाकरे के जितना बड़ा हो। उद्धव ठाकरे की जगह पर कुछ लोग भले ही आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा मंत्रिमंडल में आदित्य ठाकरे सबसे जूनियर मंत्रियों में से एक हैं। शिवसेना में फिलहाल एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई जैसे कुछ पुराने शिवसैनिक नेता हैं जो लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। अगर आदित्य को कमान किन्हीं हालात में दी जाती है तब ऐसे में ये सीनियर नेता बगावत कर सकते हैं। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर बीजेपी ने जो शिगोफा छेड़ा है उस पर आदित्य ठाकरे ने विराम लगा दिया है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. लेकिन ये बात तो सच है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। सर्वाइकल स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। उनकी तबीयत पहले से ठीक है। डॉक्टरों ने ज्यादा काम करने से मना किया, ज्यादा देर तक खड़े रहने की भी मनाही है, ज्यादा चलने को लेकर एहतियात बरतने को कहा है। बीजेपी के लिए ये नया प्रयोग संयोग हो सकता है और आने वाले सियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए जब देर शाम को देवेंद्र फडणवीस आए तो वो जुबान नहीं थी जैसे सुबह महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं की थी। मंत्री जी की अगर तबीयत नहीं आते हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। उनकी तबीयत ठीक होगी तो उन्होंने यहाँ आना ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं आएंगे तो भी हम आक्षेप नहीं लेंगे। केवल हमारा कहना इतना ही कि काम रुकना नहीं चाहिए और इसलिए अगर वो नहीं आ सकते, कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उस जिम्मेदारियों का उन्होंने बंटवारा करना चाहिए। और पिंक सिटी जयपुर आज केसरिया रंग से पट गई। जहां तक नजर वहां तक सिर्फ केसरिया पगड़ी। जयपुर के भवानी निकेतन में राजपूतों की यह सभा है। मौका था क्षत्रिय युवक संघ के 75 साल पूरा होने पर हीरक जयंती समारोह का। देश भर से लाखों राजपूत इसमें शामिल हुए। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। मंच पर बीजेपी कांग्रेस से जुड़े बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी। इसलिए इस जमावड़े को राजपूतों का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। बदले हुए माहौल में अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए राजपूतों की एक बड़ी पहल। राजपूतों की इस संगठित ताकत का असर उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।